Hello, historians and dear NEET aspirant. This is RJR sir, and today we will discuss cell membrane structure and function. Second part of cellular envelope in eukaryotic cell membrane. This is lecture 6 of this chapter. सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन। बेटा सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन में हम लोग सेल के जनरल पॉइंट्स को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के जनरल पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा ये तब पॉसिबल हो सका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो नॉल एंड रस्का ने 1932 में करी, वो मील का पत्थर साबित हुई थी इन द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट्स। बेटा 1950s के दशक में सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर आया था। केमिकल स्टडीज की करी गई ऑन आरबीसी, तब जाके पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेटा सेल मेम्ब्रेन में इनिशियली ये रिपोर्ट किया गया कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाईलेयर का बना है, लिपिड की बाईलेयर का बना है। उस लिपिड बाईलेयर में दो एंड हैं, एक पोलर एंड जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है, और एक नॉन पोलर एंड जो कि हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ क्यों? ताकि बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से बचा जा सके, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होने की वजह से वो नॉन एक्वस एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करेगी, न कि एक्वस एनवायरनमेंट को। लिपिड कंपोनेंट को फर्दर एनालाइज करके देखा गया तो क्या मिला कि वो फॉस्फोग्लिसराइड है। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब ये होता है कि ग्लिसरॉल के एक तरफ एक कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और दो कार्बन वाले OH से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से दो फैटी एसिड की टेल लगी हुई है, यही फॉस्फोग्लिसराइड होता है। आगे हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोग्लिसराइड का। बाद के दिनों में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि लिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बेटा लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है ये सेल टू सेल, मेम्ब्रेन टाइप टू मेम्ब्रेन टाइप वेरी करता है। जैसे आप टिपिकल ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल इरिथ्रोसाइट की बात करते हो तो 52% प्रोटीन होता है, वहाँ 40% लिपिड है, और जो रेस्ट 8% बचा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स। बेटा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने के लिए डिफरेंट बायोलॉजिस्टों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रीट करके अपना अपना मॉडल दिया जो उनको अपनी स्टडी में समझ में आया। अब उन्हीं मॉडल्स में से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उसको मैंने अपने लेक्चर में कंसिडर किया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वन बाय वन हम लोग मॉडल्स को देखेंगे। बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का क्या मानना था कि लिपिड की जो लेयर है वो दो है, यानी बाई मॉलिकुलर लिपिड की लेयर है और उसके दोनों तरफ प्रोटीन है, दोनों तरफ प्रोटीन है। आप फिगर में देखेंगे हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो बाहर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अंदर की तरफ है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम एंड इंट्रा सेलुलर मीडियम जो कि साइटोसॉल है, इनर प्रोटीन लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर, कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्टसन साहब ने। डिस्कवरी क्या दिया था रॉबर्टसन साहब ने, इसलिए इसको रॉबर्टसोनियन मॉडल भी कहते हैं। इसे रेल ट्रैक मॉडल भी कहा जाता है। रेल ट्रैक मॉडल क्यों? बेटा रॉबर्टसन यूनिफॉर्म थिकनेस की बात किया करते थे। जैसे रेल की पटरियां बहुत दूर तक जाने के बाद भी आपस में मिलती नहीं हैं, वैसे ही ये लिपिड और प्रोटीन के जो लेयर्स हैं वो एक बराबर दूरी से आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मानना था रॉबर्टसन साहब का, इसलिए इसको रेल ट्रैक मॉडल कहते थे। यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा? क्योंकि जो भी उनकी स्टडी में मेम्ब्रेन उन्होंने कंसिडर किया था, सारे मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा था, इसलिए उन्होंने माना कि जो मेम्ब्रेन का ये मॉडल मैं दे रहा हूँ यही यूनिक मॉडल है जो हर मेम्ब्रेन पर अप्लाई होता है। बेटा इस
मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 7.5 नैनोमीटर और 75 एंगस्ट्रॉम, जिसमें लिपिड बाईमोलिकुलर लेयर की जो है थिकनेस है वो है 35 एंगस्ट्रॉम और 3.5 नैनोमीटर एंड 20 एंगस्ट्रॉम का आउटर और इनर प्रोटीन लेयर होता है। इस तरीके से जब प्लस करोगे तो 75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, क्यों ये मॉडल फेल हुआ? तो ये मॉडल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। बेटा ये मॉडल ये बता रहा है कि लिपिड की लेयर, उसके बाहर प्रोटीन की लेयर। बेटा प्रोटीन की लेयर और लिपिड की अंदर वाली लेयर हो गई तो कैसे पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो गया? इस मॉडल में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए फ्लॉप कर गया था। तो दूसरा मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल। बेटा सैंडविच मॉडल डेनियली एंड डेप्सन का मॉडल है और इस मॉडल में कुछ वैसा ही है जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। ये मॉडल ये बताया कि जो लिपिड की बाईमोलिकुलर लेयर है वो इन बिटवीन प्रोटीन लेयर सैंडविच करी हुई है। अब इस मॉडल का एक जो खास बात है वो ये है कि जो प्रोटीन की लेयर है वो लिपिड को कहीं कहीं पे ट्रैवर्स कर गई है और वहाँ पर एक एक्वस कोर, एक पोलर कोर का फॉर्मेशन हो गया और उसी कोर और पोर से ट्रांसपोर्ट हो जाता होगा, ऐसा मानना था डेनियल डेप्सन साहब का। लेकिन ये भी बहुत हद तक सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि यहाँ पर पोर बनने की बात तो है, लेकिन पोर खुलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, इसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए मॉडल भी क्या कर गया? फ्लॉप कर गया था। अगला मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बेटा ये मॉडल एस.जे. सिंगर एंड जी. निकोलसन साहब ने 1932 में दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बेटा यहाँ पर दो टेक्निक यूज में ली गई थी, एक फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बिना डिटेल स्ट्रक्चर संभव नहीं है। फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक क्या है? इसमें हम आरबीसी की मेम्ब्रेन को लेंगे, उसे फ्रिज करेंगे। फ्रिज क्यों करेंगे? फ्रिज करेंगे तो मेम्ब्रेन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद उस मेम्ब्रेन को फाड़ के देखा गया, यानी लिपिड बाईमोलिकुलर लेयर को जब फाड़ के देखा गया तो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुआ था। जितना आसानी से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उतना आसानी से होता नहीं है, क्योंकि सेल खुद माइक्रोस्कोपिक है तो अब मेम्ब्रेन को फाड़ना आसान नहीं होता। इसलिए वो सब कुछ जो भी टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्निक होती हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट करता है, इंसान नहीं करता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी ये बात आई कि सेल मेम्ब्रेन पोसेस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विथ लिपिड, यानी यहाँ पर आके क्लियर कट ये एविडेंस हो गया था। अब बेटा मॉडल मेम्ब्रेन आरबीसी को लेते हैं। आरबीसी को हम कंसिडर किए हैं मॉडल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो जब से मेम्ब्रेन शुरू हुआ है बार बार आरबीसी का जिक्र आ रहा है। आरबीसी को क्यों लिया? क्योंकि बेटा प्लांट सेल में ना बाहर सेल वॉल होता है। प्लांट सेल इजिली अवेलेबल तो है, लेकिन सेल वॉल के होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन का वास्तविक स्वरूप स्टडी नहीं किया जा सकता। अब आरबीसी क्या है? आरबीसी एनिमल सेल। बेटा एनिमल सेल लेना है तो कोई पार्ट आपको कट करना होगा, और आरबीसी को लेना है तो फट से आप क्या किए, उसको इंजेक्ट करके और ब्लड थोड़ा सा निकाल लिए, आरबीसी आपको मिल जाएगा। अब कहोगे डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं? बेटा डब्ल्यूबीसी में मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो सब डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी न्यूक्लियस से फ्री होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से फ्री होता है। आरबीसी को बस बस्ट करना होता है, एक्चुअल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, हीमोग्लोबिन सारा बाहर आ जाएगा। इस वजह से आरबीसी को मॉडल मेम्ब्रेन माना गया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसे देखोगे ध्यान से देखना फिगर में, नीचे की तरफ साइटोप्लाज्म लिखा है, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें आप देखेंगे तो लिपिड की बाईमोलिकुलर लेयर है, रेड कलर से दिख रहा है, येलो कलर से उसकी टेल है। जो टेल है वो अंदर की तरफ है, जो हेड है वो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब होता है जिधर एक्वस पार्ट है, साइटोसोलिक साइड में भी होता है और एक्सोप्लाज्मिक साइड में भी होता है। अब ये लिपिड की जो बाईमोलिकुलर लेयर है इसी में कहीं कहीं पर प्रोटीन सैंडविच करी हुई है, सॉरी प्रोटीन जो है वो मोजाइक टाइप से स्कैटर्ड हुई है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोटीन इस लिपिड बाईमोलिकुलर लेयर को ट्रैवर्स करी हुई हैं
और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक पोर्शन में केवल लगे हुए हैं। बेटा जो ट्रैवर्स करे हुए हैं वो हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो केवल सरफेस पे हैं वो हैं पेरिफेरल प्रोटीन। आप ध्यान से देखोगे तो फिगर में बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलेगा। बेटा बाहर की तरफ ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ये क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड? तो जो लिपिड, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट से लगा होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ध्यान से देखोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल और केवल बाहर की फेस पर ही पाया जाता है, अंदर के फेस पर नहीं होता है। बेटा फिगर में अल्फा हेलिक्स दिख रहा है। अल्फा हेलिक्स भी एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, वो एक्वस कोर का फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आप देखेंगे तो साइटोस्केलेटन के कुछ फिलामेंट दिख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड है उस लिपिड में येलो कलर से हेक्सागोनल रिंग आपको दिख रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि स्ट्रॉल का एक पार्ट है। नेक्स्ट आएंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड को डिटेल करते हैं। बेटा लिपिड का जो नेचर होता है क्वासी फ्लूइड का होता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी सॉलिड, जो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। लिपिड लिक्विड हो जाएगा तो मेम्ब्रेन बह चलेगी, अगर सॉलिड हो जाएगा तो मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर काम करना बंद कर देंगे। बेटा जो लिपिड होता है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब कि इसके पास हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी होगी और उसके पास हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी होगी और इसके पास हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी होगी। यहाँ सेंटेंस में थोड़ा गलत हो गया, स्पेलिंग एरर है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। फिगर को ध्यान से देखोगे तो ग्लिसरॉल की बैकबोन के 2 कार्बन से अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैटी एसिड के चेन लगे हुए हैं। बेटा जनरली जो 2 टेल होता है उसमें एक अनसेचुरेटेड होता है और एक सेचुरेटेड होता है। एक कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल बैकबोन को कलेक्टिवली हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड का। अब लिपिड पे आते हैं और आगे डिटेल करेंगे लिपिड के टाइप्स पे। तो बेटा लिपिड 3 तरह का होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल। फॉस्फोलिपिड की बात करूँ तो 2 तरह के होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड एंड प्लाज्मेलोजेंस। फॉस्फोग्लिसराइड और प्लाज्मेलोजेंस में बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉस्फोग्लिसराइड में दोनों जो फैटी एसिड की टेल है वो एस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होती है विद ग्लिसरॉल बैकबोन। प्लाज्मेलोजेंस में एक एस्टर बॉन्ड से होता है और दूसरा वाला जो होता है वो ईथर बॉन्ड से होता है। प्लाज्मेलोजेंस स्पेशल कैरेक्टर है आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स वे लिपिड होते हैं, अभी पीछे बताया मैंने फिगर के दौरान, जो कार्बोहाइड्रेट से लिपिड अटैच हो जाए। स्टेरॉल की बात करते हैं तो स्टेरॉल बेटा बड़ा सा ग्रुप होता है। स्टेरॉल के 3 टाइप हैं। एनिमल सेल है तो कोलेस्टेरॉल, प्लांट सेल है तो स्टिग्मोस्टेरॉल और फाइटोस्टेरॉल, फंगल सेल है तो अर्गोस्टेरॉल होता है। लिपिड की खास बात एक और बताऊं, लिपिड लेटरल मूवमेंट शो करता है, साथ ही साथ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। लेटरल मूवमेंट का मतलब कि जहां पर लिपिड का मॉलिक्यूल है उससे वो अगल बगल जा रहा हो वो लेटरल हुआ। अब आउटर लीफलेट की जो लिपिड है वो इनर लीफलेट में आ जाए तो ये फ्लिप मूवमेंट होगा। इनर लीफलेट की जो लिपिड है वो आउटर में चली जाए तो ये फ्लॉप होगा। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी लिपिड शो करता है, यानी लिपिड के पास 2 मूवमेंट है, एक लेटरल और एक फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन वाले सेक्शन पे आते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल के। बेटा प्रोटीन को बताया मैंने 2 तरह की प्रोटीन होती है, डिपेंड करेगा कि एक्सट्रैक्शन का प्रकार क्या है। 2 तरह की प्रोटीन मिलती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंटीग्रल प्रोटीन। बेटा पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो, जिसकी वजह से उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस मेम्ब्रेन पाया जाएगा। पेरिफेरल प्रोटीन की खास बात यह है कि फैटी एसिड के जो चेन होते हैं उससे कोवेलेंटली अटैच होता है, और जो अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उससे नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है। यानी प्रोटीन का प्रोटीन से इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट होगा, प्रोटीन का लिपिड से इंटरेक्शन कोवेलेंट टाइप का होगा।
इंटीग्रल प्रोटीन की डेफिनेशन ये है कि वो पार्शली या टोटली एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा एक्सोप्लाज्मिक फेज पे मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में मौजूद होता है। नोट के पॉइंट देखते हैं बेटा। प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेज। वेरी यस, जितने भी ट्रांसपोर्टर बने होते हैं वो सब प्रोटीनेशियस होते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बैठे रहते हैं। प्रोटीन की खास बात, प्रोटीन कैन मूव लेटरली बट कैन नॉट मूव फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट तो लेता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं लेता। अब प्रोटीन की खास बात एक और, लेटरल मूवमेंट उन प्रोटीन्स का नहीं होता है, या तो वो प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के किसी प्रोटीन से अटैच्ड हो या तो प्रोटीन साइटोस्केलेटन की प्रोटीन से अटैच हो। उन दोनों में के केस में उस प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट भी नहीं होगा, यानी लेटरल मूवमेंट में भी टर्म कंडीशन है प्रोटीन के केस में। लिपिड लेटरल मूवमेंट शो करता है और फ्लूइड का रोल प्ले करता है, और इस मॉडल में जो प्रोटीन है वो मोज़ेक का रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पे आते हैं बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मेजर फंक्शन हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ट्रांसपोर्ट करवाता है, और दूसरा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही मॉलिक्यूल को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। अब दो टर्म आते हैं आपके सामने लिटरेचर में, एक सेमी परमिएबल और एक सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा सेमी परमिएबल ओल्ड टर्म है, सेलेक्टिवली परमिएबल एकदम ब्रांड न्यू टर्म है। सेमी परमिएबल का मतलब कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। किसको नहीं आने देगा? किसको आने देगा? उसको आने देगा जिसका वो सिलेक्शन कर लेगा, उसको नहीं आने देगा जिसका वो सिलेक्शन नहीं कर लेगा। यानी सब कुछ डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के सिलेक्शन पर कि क्या उसको सूट कर रहा है, क्या उसके साइटोप्लाज्म को सूट कर रहा है, उसे आने देगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर आते हैं बेटा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अप हिल मूवमेंट भी कहा जाता है। अप हिल मूवमेंट क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। इसकी वजह से इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी के बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट संभव नहीं है। बेटा ये दो तरह के होते हैं, कैरियर्स और चैनल्स। कैरियर्स की बात करो तो कैरियर्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और सेचुरेबल यूनिट होते हैं। बेटा जहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी आएगी वहाँ पर सेचुरेशन आएगा। चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होता है और ये सेचुरेबल यूनिट भी नहीं होता है। जो भी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होगा वो सेचुरेबल यूनिट नहीं हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर्स के टाइप की बात करते हैं बेटा। कैरियर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पंप और एक होते हैं परमिएजेस। पंप जो है उसमें वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें H प्लस ATPase पंप आता है। H प्लस ATPase पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जनरली बैठा होता है। ATP खाएगा, यानी ATP की एनर्जी को यूज करेगा और प्रोटॉन की पंपिंग करा देता है एक्टिव वे में, यानी फ्रॉम लो टू हाई। परमिएजेस की बात करो तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। परमिएजेस दो तरह के होते हैं, एक को ट्रांसपोर्टर और एक यूनिपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर, को का मतलब क्या? दो का आदान प्रदान हो रहा है बेटा। उसमें एंटीपोर्टर आता है, सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर का मतलब क्या? एक अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्म की तरफ जा रहा है, दूसरा एक्सोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ रहा है, तो ये एंटीपोर्ट है। एक बाहर से अंदर आ रहा है यानी एक्सोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, दूसरा भी बाहर से अंदर आ रहा है यानी ये हो गया सिम्पोर्टर। इसमें एग्जांपल्स एंटीपोर्ट का है 3 सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन पंप, 2 सोडियम आयन ग्लूकोज, ये सिम्पोर्टर है। यूनिपोर्टर की बात करें यानी फ्रॉम वन वे, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, जिसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आते हैं जिन्हें ग्लूट्स कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा तीन तरह से होता है, एक है डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस का होता है, साथ ही साथ नॉन पोलर सब्सटेंसेस का होता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? लिपिड है, यानी जो बेस है वो किसकी बनी है? लिपिड की बनी है।
तो डिफ्यूजन फैट सॉल्युबल सब्सटेंस का इजीली हो जाएगा। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में ऑपरेट होता है, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। और डिफ्यूजन में किसी भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की नीड नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पोलर सबस्टेंसेस का होता है, और पोलर सबस्टेंसेस के लिए प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की नीड पड़ती है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड मीडियम में ही ऑपरेट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डाउनहिल मूवमेंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मामला चलता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मामला चलता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी वजह से नहीं होती है। पहाड़ से आप नीचे आएंगे तो ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट थर्ड टाइप का ट्रांसपोर्ट है। बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होता है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल फूड पार्टिकल्स का थ्रू दी मेम्ब्रेन। ये दो तरह से होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस और एक होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आना, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल। नहीं सॉरी, एक्सोसाइटोसिस का मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल्स। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ आना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल्स। अब एंडोसाइटोसिस की बात करोगे तो एंडोसाइटोसिस दो तरह से होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिन्नोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब सॉलिड पार्ट का अंदर आना, इसको जनरल हम कहते हैं सेल ईटिंग, सेल क्या है, खा रहा है। पिन्नोसाइटोसिस, इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स का अंदर आना होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल क्या कर रहा है, पी रहा है। थैंक यू।